नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत इटली और स्विट्ज़रलैंड के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम स्विट्ज़रलैंड की भौगोलिक विशेषताएं और हम बात करेंगे इटली की भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इन दो देशों से परीक्षा में खास करके इटली से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इटली के बारे में आपको हम बताएंगे। इटली के मैदान हो, चाहे वो इटली के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हों, आसपास की जलराशियाँ हों, जिनसे इटली में प्रश्न बनते रहते हैं। और देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड पर्वत हो गया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पीछे मानचित्र बना हुआ है इटली का, इटली के ऊपर आप देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड है। दोनों देशों को मैंने इसमें डिनोट कर दिया है। आसपास की वाटर बॉडी, आसपास के देश सभी को मैंने इसमें डिनोट कर दिया है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में। पहले चलिए इटली की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इटली की। तो देखते हैं इटली में क्या खास है। इटली के बाद हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की। तो इटली में आप देख रहे हैं कि भूमध्य सागर के ऊपर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको इटली दिखेगा। इटली में ये अब सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी और आसपास के प्रमुख देशों से किससे किससे सीमा लगाता है वो जान लीजिए। तो उसमें जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है इस तरह। आप देखेंगे तो सीमाओं की बात करेंगे तो फ्रांस है, फ्रांस के बाद हम देखेंगे ऊपर की तरफ जर्मनी है, जर्मनी के बाद हम देखेंगे तो फ्रांस है, फ्रांस के बाद स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के बाद ऑस्ट्रिया है और स्लोवाकिया है। इतने देशों से इटली की सीमा लगती है। जर्मनी से इटली की सीमा नहीं लगती है, ये याद रखिएगा। जर्मनी से इटली की सीमा नहीं लगती है। तो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, इतने देशों से इसकी सीमा लगती है। तो बाकी और देशों की बात करेंगे तो एक देश हो गया सैन मरीनो, जो चारों तरफ से इसी से घिरा हुआ है, और दूसरा देश एक वेटिकन सिटी। इतने देश हैं, इनको आप याद रखिएगा। और जब हम इसमें बात करेंगे, देखिए कौन कौन से देश हो गए, 1 2 3 4 5 और ये वेटिकन सिटी 6 देशों से सीमा लगती है। सबसे छोटे देशों में से आता है वेटिकन सिटी, सैन मरीनो वगैरह बहुत छोटे देशों में आते हैं। सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी ही है। आइए देखते हैं आसपास की वाटर बॉडी की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉडी हैं। आसपास में जलराशियों की बात करेंगे तो इस तरफ हम जब देखेंगे, मतलब इटली के पूर्वी किनारे पर, तो हमें सबसे ऊपर दिखेगी वेनिस की खाड़ी, वेनिस की खाड़ी। दक्षिण की तरफ थोड़ा आएंगे तो दिखेगा एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर के और दक्षिण में आएंगे तो दिखेगा आयोनियन सागर, आयोनियन सागर के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जगह दिखेगा टारंटो की खाड़ी। और जब इसके पश्चिम में आ जाएंगे तो पश्चिम में आएंगे तो आपको दिखेगा टरहेनियन सागर, टरहेनियन सागर के और ऊपर आ जाएंगे तो आपको दिखेगा लिगुरियन सागर। इतने सारे सागर स्थित हैं। देखिए लिगुरियन सागर, टरहेनियन सागर, आयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर, वेनिस की खाड़ी और टोरंटो की खाड़ी। टोरंटो नहीं है, टारंटो है। टोरंटो तो कनाडा पहुंच जाएंगे, तो अब टोरंटो नहीं टारंटो है, टारंटो की खाड़ी है। तो इतने सारे हैं। इन वाटर बॉडी को आप याद रखिएगा, इनसे परीक्षा में प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जलराशियाँ भी हैं, जलसंधियाँ। जलराशियों की बात मैंने कर ली है, कुछ जलसंधियों की भी बात कर लेते हैं कि अगर कौन कौन सी जलसंधि स्थित हैं। यहाँ पर 2 फेमस जलसंधि स्थित हैं। एक है मसीना की जलसंधि, मसीना, ये इटली हो गया, और ये हो गया सिसिली। सिसिली भी हालांकि इटली का ही द्वीप है। इटली की मुख्य भूमि और सिसिली के बीच में जलसंधि स्थित है, मसीना की जलसंधि, याद रखिएगा, मसीना की जलसंधि। ये आप देख रहे हैं सिसिली। सिसिली के बाद देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखेगा, अफ्रीका महाद्वीप दिखेगा। अफ्रीका महाद्वीप का भी एक देश है जिसको बोलते हैं ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया और इटली के बीच में एक जलसंधि स्थित है यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको जलसंधि दिखेगी, जिसको बोलते हैं सिसिली की जलसंधि। कौन सी? सिसिली, सिसिली जलसंधि। तो सिसिली जलसंधि कई तरीके से आपसे प्रश्न बन सकता है। सिसिली की जलसंधि किन 2 महाद्वीपों के बीच में स्थित है? तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में, सही है। किन 2 देशों के बीच में स्थित है? इटली और ट्यूनीशिया के बीच में, सही है। और किसके प्रश्न बन सकता है? तो सिसिली और अफ्रीका के बीच में, सिसिली और ट्यूनीशिया के बीच में। जिस तरीके से प्रश्न आ जाए वैसे आपको हल करना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसको याद रखिएगा। बाकी आइए 2 द्वीप यहाँ पर देखते हैं भूमध्य सागर में। एक है ऊपर की तरफ है कोर्सिका, दक्षिण की तरफ है सर्डिनिया। कोर्सिका फ्रांस के अधीन है, सर्डिनिया इटली के अधीन है। तो कोर्सिका और सर्डिनिया के बीच में बेनिफेसियो की जलसंधि है। इन 2 द्वीपों के बीच में बेनिफेसियो की जलसंधि पड़ती है, याद रखिएगा। दोनों के बीच में बेनिफेसियो की जलसंधि किसके किसके बीच में है? कोर्सिका और सर्डिनिया के बीच में है, ये याद रखिएगा। अब आइए और देखते हैं क्या खास है।
तो आइए यहाँ के भौगोलिक विशेषताएं देखेंगे। तो भौगोलिक विशेषताओं की जो हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर इटली में ऊपर की तरफ में जो देखने को मिलता है वो है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत का विस्तार कई सारे देशों में है, जिसमें से आप देखेंगे तो इधर हो गया फ्रांस, फ्रांस के बाद देखेंगे तो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। इसमें से कभी कभी आता है कि प्रश्न पूछ ले तो कह सकते हैं कि इटली में नहीं, हालांकि इटली में आंशिक रूप से इटली में भी पड़ता है। तो इतने देशों में है, मुख्य रूप से देखेंगे तो फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड इतने सारे देशों में स्थित है। लेकिन आप जर्मनी भी याद रखिएगा, कोई ऐसा देश दे दिया जाए तो आप जर्मनी भी आप लगाइएगा कि जर्मनी में भी है। बाकी आप देखेंगे तो इसके कई सारे जगहों पर नाम दे दिए जाते हैं कि आल्प्स, जैसे आप पढ़ते हैं कि दक्षिणी आल्प्स वगैरह हो गया, या इस तरफ आप देखेंगे तो ये क्रोएशिया वगैरह जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पर्वत है, इसको दिनारिक आल्प्स बोलते हैं। वो हालांकि आगे वाली आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो ये वाले हिस्से में आपको दिनारिक आल्प्स दिखता है, लेकिन आप इसमें याद रखिएगा कि ये आल्प्स पर्वत है बस। बाकी हम ऑस्ट्रिया में बताएंगे। ऑस्ट्रिया में देखेंगे तो छोटे छोटे आल्प्स पर्वत के डिवीजन बताए गए हैं कि कौन कौन से आल्प्स को किस किस नाम से वहाँ पर जाना जा रहा है। सब हिमालय में भी आप पढ़ते हैं ना कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और आप पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक वगैरह। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको डिवाइड किया गया है छोटे छोटे पार्ट में। तो हम ऑस्ट्रिया की नेक्स्ट वीडियो ऑस्ट्रिया की होगी, उसमें हम इसमें चर्चा करेंगे ऑस्ट्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं, और भी हम देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा जो आप देखेंगे तो ये आल्प्स पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, माउंट BLANC है। तो ये पड़ती कहाँ है? फ्रांस में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, माउंट ब्लैंक जो सबसे ऊंची चोटी वो कहाँ है? फ्रांस में है। तो वो भी आप याद रखते हैं। इसकी तलहटी में, मतलब जब भी आप देखेंगे जो मैंने बताया आपको, आल्प्स पर्वत के तलहटी में यहाँ पर लोम्बार्डी का मैदान पाया जाता है, जो कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है। चावल वगैरह से लेकर के बहुत सारी यहाँ पर खेती वगैरह यहाँ पर की जाती हैं, इसलिए काफ़ी फेमस है। तो लोम्बार्डी का मैदान काफ़ी ज़्यादा फेमस है इटली का। कहाँ स्थित है? इटली में। खेती वगैरह यहाँ पर खूब होती है, तो लोम्बार्डी का मैदान। बाकी आप जान ही रहे भूमध्य सागर के पास में, इसलिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु इटली में भी पाई जाती है। तो लोम्बार्डी का मैदान याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो ये जो इटली का ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें आप देखेंगे तो एक प्रमुख पर्वत दिखता है, इसको बोलते हैं एपेनाइन। एपेनाइन याद रखिएगा, पेनाइन और एपेनाइन में अंतर है। पेनाइन जो पड़ता है वो यूके में है, और एपेनाइन जो है वो इटली में है। वो भी जब मैं यूके बता रहा था उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी। तो आप याद रखिएगा, एपेनाइन जो है वो इटली, पेनाइन जो है वो यूके में है। तो ये क्या है? एपेनाइन है। दक्षिण की तरफ हम जब और बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नदी बहती है, काफ़ी फेमस नदी है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइबर नदी। टाइबर नदी, तो टाइबर नदी की खासियत है कि इस नदी के किनारे आप देखेंगे तो इसका जो फेमस राजधानी इसकी है रोम, वो स्थित है। तो रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखेगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो पो नदी भी बहती है। तो पो नदी को इटली की गंगा बोलते हैं। पो नदी इटली की गंगा, वो आप जान ही रहे, पो नदी। बाकी वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख शहरों की बात करेंगे, मिलान, वेनिस, नेपल्स, रोम, इतने यहाँ के प्रमुख शहर हैं, इनको आप याद रखिएगा। तुरीन वगैरह भी हैं, इतने सारे प्रमुख शहर हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो ये हो गई बातें जो मैंने बताई, यहाँ के प्रमुख जो क्षेत्र हो गए, यहाँ के प्रमुख मैदान हो गया, यहाँ का प्रमुख पर्वत हो गया। आसपास के खाड़ी क्षेत्रों को मैंने बताया, कौन कौन सी यहाँ पर खाड़ियाँ वगैरह पाई जा रही हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा की है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन से यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है औद्योगिक क्षेत्र इटली में। तो तुरीन है ऑटोमोबाइल, नेपल्स ऑटोमोबाइल और जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग है, याद रखिएगा। मिलान किसके लिए जाना जाता है? रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए। वेनिस कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। चारों को याद रखिएगा, परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तुरीन ऑटोमोबाइल, नेपल ऑटोमोबाइल, मिलान रेशमी। देखिए दो लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मिलान और वेनिस। मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग, वेनिस कांच उद्योग। कांच उद्योग कभी भी कई बार आ चुका है, मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए आ जाता है, तो आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। तो जब हम देखेंगे तो आल्प्स पर्वत, चूँकि इसे यूरोप के खेल का मैदान वगैरह भी कहते हैं, चारों तरफ से देखें तो पर्वतों से घिरा हुआ काफ़ी सुंदर देश है, वो काफ़ी महंगे देशों में से गिना जाता है।
यहाँ पर जब आप देखेंगे तो दुनिया के प्रमुख जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय अधिकतर यही स्विट्जरलैंड में ही स्थित हैं। चाहे आप यहाँ के प्रमुख शहर जेनेवा को ले लीजिए, लगभग मुख्यालय वहीं पर भी पड़ते हैं। प्रमुख अगर यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो 2 नदियाँ फेमस हैं। एक है रोन नदी, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये रोन नदी। हालांकि ये नदी रोन नदी जो है वो फ्रांस की प्रमुख नदी है, लेकिन ये निकलती स्विट्जरलैंड से है और लेक जेनेवा से होते हुए, ये जेनेवा शहर इसी किनारे पर पड़ता है, वहीं से होते हुए नदी फ्रांस में एंटर करती है। तो यहीं पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। दूसरा जब आप देखेंगे तो यहाँ के प्रमुख नदी जो है वो है राइन नदी। राइन नदी निकलती कहाँ से? स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। वहाँ से निकलते हुए ये नदी आगे चल करके स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बनाते हुए जर्मनी में प्रवेश करती है और जर्मनी से होते हुए ये उत्तरी सागर में, अर्थात नीदरलैंड से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती। इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है और काफ़ी फेमस नदी है ये। तो इसके किनारे यहाँ का प्रमुख शहर बेसल स्थित है। इकोनॉमिक्स में आप बेसल मानक पढ़ते हैं, तो उसी जो बेसल मानक, क्योंकि बेसल शहर में निर्धारित किए गए थे इसलिए उसको बेसल मानक कहते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा बेसल शहर। यहाँ की राजधानी इसकी बर्न है। प्रमुख शहर ज्यूरिख है और वो जर्मनी में म्यूनिख था, ये ज्यूरिख है। और यहाँ पर एक झील स्थित है, इसको बोलते हैं लेक जेनेवा। जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर लेक कॉन्स्टेंस स्थित है, वो आप जान ही रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में जर्मनी में मैंने बताया था, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ के प्रमुख शहरों में ग्लांड हो गया और कई लुसाने हो गया और कई सारे यहाँ के प्रमुख शहर हैं। बाकी आप यहाँ की प्रमुख जो ट्रेन यहाँ की जो फेमस है उसको मैं बता दूँ, ग्लेशियर एक्सप्रेस बोलते हैं। कौन सी ट्रेन है? ग्लेशियर एक्सप्रेस। ग्लेशियर एक्सप्रेस यहाँ की प्रमुख ट्रेन है, जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे धीमी चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन खास तौर पे परिवहन के लिए तो यूज होती है, ये लग्जरी ट्रेनों में आती है, लेकिन ये ट्रेन चलती है तो आपको स्विट्जरलैंड का पूरा आप नज़ारा घूम सकते हैं। इस वजह से काफ़ी स्लो में 30 के आसपास स्पीड से चलती है और काफ़ी स्लो ट्रेन चलती है, ताकि आप स्विट्जरलैंड की जो खूबसूरत वादियाँ हैं उनका आप दर्शन कर सकें, देख सकें, उनका लुत्फ़ उठा सकें। इसलिए काफ़ी स्लो चलती है और काफ़ी महंगी ट्रेनों में से एक है लग्जरी ट्रेन ग्लेशियर एक्सप्रेस। ये कहाँ की ट्रेन है? ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन है। ये मैं अभी देख रहा था तो कहीं पे एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस कहाँ की ट्रेन है, तो ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की ट्रेन है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रिया के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।